गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद पी प्रकाश पर बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं इस चैनल को, तो आप इसे अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स है, टॉपिक्स है, डिस्कशंस है, या एग्जामिनेशन का कैसे क्रैक करना है, ये सब चीज़ें चर्चा करने वाले हैं या हम चर्चा करेंगे। और आप इसमें बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि आपको नई नोटिफिकेशन आ सके। वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखें, जो भी देखें, क्योंकि अगर आप अंत तक नहीं देखते हैं तो बीच में बहुत सारे जो कंसेप्ट हैं वो आप मिस करेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं नए टॉपिक को। आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो है थॉट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है डिटर्मिनिज्म वर्सेस पॉसिबिलिज्म या निश्चयवाद एवं संभववाद। निश्चयवाद बनाम संभववाद क्या है, ये कंसेप्ट का डेवलपमेंट कैसे हुआ, इसके कौन कौन से भूगोलवेदा समर्थक हैं और इसमें इनकी आलोचना क्या हुई या इसका डेवलपमेंट कब से कब तक माना जाता है, ये सब चीज़ें हम इसमें चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। निश्चयवाद या डिटर्मिनिज्म ये एक ऐसा दर्शन है जिसकी शुरुआत अगर हम कहें कि भूगोल के विकास के साथ ही हुआ। इसका कंसेप्ट, क्योंकि भूगोल का जब कंसेप्ट डेवलप हो रहा था, भूगोल एक विषय के रूप में जब अलग डेवलप हो रहा था, तो उसमें उस समय से ही जो निश्चयवाद है या डिटर्मिनिज्म है, या कहें कि जो प्रकृति का जो विभिन्न क्षेत्रों में भिन्नताएं हैं, उन भिन्नताओं का प्रभाव मानव के क्रियाकलापों पर पड़ा और मानव के क्रियाकलाप से उनके जो बिहेवियर है, उनका जो बर्ताव है, उनकी जो पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व है, ये सब सारी चीज़ें प्रभावित करती हैं, भिन्नताएं। तो ये जो निश्चयवाद का कंसेप्ट है या दर्शन है, यह 19वीं शताब्दी या कहें या सेकेंड वर्ल्ड वार, 20वीं शताब्दी के पहले तक, सेकेंड वर्ल्ड वार तक ये किसी न किसी रूप में ये काफ़ी प्रभावित रहा या डोमिनेंट रहा। यह जो दर्शन है, यह जो दर्शन है, इस दर्शन के जो प्रोपाउंडर्स थे उसमें प्रमुख रूप से ग्रीक और रोमन, इनका सबसे ज़्यादा योगदान रहा विकास में। उसमें प्रमुख रूप से जो थे, उसमें जो ग्रीक और रोमन दार्शनिक थे, उसमें हिप्पोक्रेट, अरस्तु, एरिस्टोटल, स्ट्रैबो, हेरोडोटस इत्यादि। इन दार्शनिकों का कहना था कि जो क्लाइमेट है वो इन्फ्लुएंस करता है उसके व्यक्तित्व का, उसके बिहेवियर को, इन चीज़ों को। इसमें जो अरस्तु थे, ग्रीक दार्शनिक, उन्होंने एग्जाम्पल देके बताया कि जैसे कि जो क्लाइमेट है उससे प्रभावित होता है। जैसे नॉर्दर्न यूरोप के जो लोग हैं, जहाँ ज़्यादा ठंड पड़ता है, वहाँ के लोग जो है सो काफ़ी ब्रेव होते हैं और करेजियस होते हैं, लेकिन वो लैक ऑफ इंटेलिजेंट, बुद्धिमान नहीं होते हैं। लेकिन जो एशिया के लोग हैं, एशिया जहाँ वार्म क्लाइमेट है, यहाँ के लोग बुद्धिमान तो होते हैं लेकिन उनमें स्पिरिट नहीं होता है, करेज नहीं होता है, और इसके कारण से वहाँ के लोग जो है सो ज़्यादा उनके ऊपर लोग शासन करते हैं। जो इन दोनों के बीच का जो स्थान है, इन दोनों के बीच का स्थान जो शीतोष्ण जलवायु है, यहाँ के लोग सर्वश्रेष्ठ होते हैं, ऐसा उनका कहना था, ऐसा उन्होंने एग्जाम्पल देके बताया। तो इस तरह से वो प्रकृति को या नेचर को कह रहे थे कि ये एक ड्राइविंग फोर्स है, ये डोमिनेंट फैक्टर्स है ना। तो इसी के कारण से जो
रोमन्स थे या ग्रीक थे, इन्होंने पूरे वर्ल्ड पर शासन किया। स्ट्रैबो का भी इसी तरह का कुछ विचार था, जिनके हिसाब से उनका कहना था कि जो वार्म क्लाइमेट के लोग हैं वो ज़्यादा ताकतवर नहीं होते हैं, जबकि जो कोल्ड क्लाइमेट के हैं, जहाँ ठंडे प्रदेश के हैं, वहाँ पर के लोग ज़्यादा ताकत होता है, उनमें करेज होता है, क्योंकि प्रकृति बहुत टफ होता है तो उसके कारण से लोग वहाँ के लोग में जो ये करेज है वो डेवलप होता है। ये जो दर्शन है ये आगे तक चला और ये अरब वर्ल्ड में भी ये कंटिन्यू रहा, और जिसके कारण से जो अरब जोग्राफर थे उन्होंने पूरी पृथ्वी को जो डिवाइड किया वो 7 किश्तवार मतलब जोन या एरिया है ना। इतना ज़्यादा जो टेरेस्ट्रियल जोन है इसको वो कहते हैं, और इसके अनुसार लोग वहाँ के जो है सो अलग अलग क्षेत्रों में इस तरह से लोगों के बीच का जो व्यवहार है या फिजिक है, उनका शरीर का बनावट है, ये सब चीज़ें डेवलप होता है। यह जो दर्शन है ये 20वीं सेंचुरी तक ये सब इसका चलता रहा, और अलग अलग जो विद्वान थे या दार्शनिक थे वो अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से इसे समझाने का प्रयास किया। उन्होंने जैसे कहा कि जो कांट है ना, कांट है, उनका भी यह मानना था कि जो प्रकृति है, प्रकृति बहुत कुछ लोगों का जो फिजिक है या व्यवहार है वो निर्भर करता है। जैसे उन्होंने एक उदाहरण दिया कि ईस्ट हॉलैंड के लोग जो है उनका आँख जो है, आईलिड है, वो ज़्यादा खुलता नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ बहुत सारा फ्लाइज है, मतलब मक्खियाँ बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसके कारण से वो चीज़ें हाफ क्लोज्ड है, मतलब उनके आँख छोटे छोटे हैं। ये उसका कारण ये प्रकृति है। इसी तरह से जो अल इदरसी है, इब्न हकल है, इब्न खालदून है, अल मसूदी है, ये सब जो अरब जोग्राफर ये सब भी इन्होंने प्रकृति को बहुत ज़्यादा अहमियत दिया। उनमें से जैसे कि एक दो एग्जाम्पल जो इब्न खालदून थे या अल मसूदी थे, तो अल मसूदी ने एक एग्जाम्पल दिया, बताया कि जो सीरिया के लोग हैं, सीरिया, शाम उसको बोला गया, शाम, SHAM, शाम या सीरिया को ये कह रहे थे। अभी प्रेजेंट में सीरिया है ना, इसका शाम। और ये उन्होंने बताया कि यहाँ का जो लोग है, यहाँ जो पानी है, पानी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है ना। तो यहाँ के लोग जो ह्यूमरस है और घुलनशील है, यानी खुशमिजाज तरह के लोग हैं, जबकि वैसे लोग जहाँ के ड्राई जोन है, जहाँ पानी का किल्लत है, वहाँ का लोग में शॉर्ट टेम्पर्ड होता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है। यानी कि उनका बिहेवियर जो है ये प्रकृति के हिसाब से बदल जाता है, ये उनका मानना था। ये चीज़ें 20वीं सेंचुरी 20वीं शताब्दी में जो प्रमुख रूप से जिनको सबसे पहले ये समझा गया वो थे कार्ल रिटर, एक जर्मन जोग्राफर थे कार्ल रिटर। इनको इन्वायरमेंटलिस्ट या निश्चयवाद का कस्टोडियन समझा गया। कस्टोडियन यानी संरक्षक इनको माना गया, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ये इसके प्रबल समर्थक थे। और उसी तरह से इन्होंने अलग अलग उदाहरणों से ये बताया कि जो ज्योग्राफी का जो है वो बहुत कुछ तय करती है, यानी कि जो डिफरेंट क्लाइमेट्स है
वो वहाँ के लोगों को का व्यवहार या उसका फिजिकल इन्वायरमेंट है, ये उन चीज़ों को काफ़ी प्रभावित करता है। इसमें इन्होंने कहा कि जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है ना, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन और नेचर ऑफ लैंड पर निर्भर करता है। इनके बीच में एक कोरिलेशन है, यानी कि सहसंबंध है। ये बातें उन्होंने अपने जो दर्शन था उसमें इन्होंने उनकी चर्चा की और इस बात पर काफ़ी फोकस किया, है ना। इन्होंने कहा कि जो मोड ऑफ लाइफ है कहीं के किसी स्थान का, जैसे माउंटेनियस रीजन का जो है वो अलग है और जो प्लेन रीजन का है वो अलग है, क्योंकि दोनों जगह का इन्वायरमेंट अलग अलग है। तो इस तरह से ये देखा जाए तो कार्ल रिटर जो मॉडर्न टाइम में या कह सकते हैं 19th सेंचुरी में ये सबसे प्रमुख प्रोपाउंडर थे। और लेकिन ये जो इसका जो वैज्ञानिक आधार रहा, ये शुरुआत हुआ कि जब डार्विन का थ्योरी आया, ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज, है ना। डार्विन का जो थ्योरी आया, ये जब इन्होंने एक बुक लिखा ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये बुक का जो प्रभाव था इससे काफी ज्यादा लोग प्रभावित हुए। जो जितने भूगोलवेत्ता थे इन चीजों इससे काफी प्रभावित हुए, क्योंकि इन्होंने कहा था कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी जो सबसे सक्षम होगा वही सर्वाइव करेगा। अर्थात वो नेचर पर ज्यादा फोकस था कि उस तरह का लोग ही रह पाएगा जो नेचर के साथ अडेप्ट करेगा, जो नहीं कर पाएगा वो एक्सटिंक्ट हो जाए। उस तरह का जो प्रजाति है जो नेचर के साथ एडजस्ट नहीं कर पाएगा वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा, समय के साथ वो समाप्त हो जाएगा। और इसका उन्होंने अपने जो मॉन्यूमेंटल बुक्स था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इस बुक में इन्होंने इसकी चर्चा की, जिससे कि काफ़ी लोग प्रभावित हुए भूगोलवेत्ता के। और इसी समय से इसी प्रभाव से जो अलग अलग ज्योग्राफर थे, जिसमें कि WM जो है अमेरिकन ज्योग्राफर, उन्होंने साइकिल ऑफ इरोजन दिया अपनी थ्योरी में, और इससे प्रभावित हो और भी दूसरे ज्योग्राफर। तो सबसे पहले जो है इनको न्यू डिटर्मिनिज्म का जो जिसे फाउंडर कहा जाता है, फाउंडर ऑफ न्यू डिटर्मिनिज्म, ये जाता है, या जो प्रेजेंट फॉर्म में जो डिटर्मिनिस्टवाद का जो जिसको फाउंडर कहा जाता है वो है रैटजल को माना जाता है, फ्रेडरिक रैटजल। इन्होंने अपना जो सिद्धांत था ये असल में पॉलिटिकल ज्योग्राफी पर ज्यादा इन्होंने ये किया, और इन्होंने कहा कि जो स्टेट है वो लिविंग है, वो एक जीवित है, और जहाँ के लोग काफ़ी अगर मजबूत हैं तो वो ये हमेशा अपने जो स्टेट है उसकी बाउंड्री को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, और इस तरह से बढ़ता है। तो रैटजल और उसके जो अनुयायी थे, यानी कि उसके जो छात्र थे, वो सब काफ़ी ज़्यादा इसके प्रबल समर्थक थे। उसमें प्रमुख जो थी सो एलन चर्चिल सैंपल थी, है ना। अमेरिकन ज्योग्राफर जितने थे वो ज़्यादातर वो इसके समर्थक थे। यानी रैटजल को ये भी कहा जा सकता है कि क्लासिकल ज्योग्राफिकल ऑफ डिटर्मिनिज्म के जो प्रोफाउंडर हैं उसे फ्रेडरिक रैटजल को माना जाता है। बाद में यानी लेटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी जो है, सो हम्बोल्ट भी इसके काफ़ी ज़्यादा प्रभावित रहा। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो जैसा कि डार्विन का ये था उससे प्रभावित रहा, और उन्होंने भी डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच के समर्थक थे, ये प्रोपाउंडर थे कह सकते हैं, है ना।
तो रैटजल का कहना था कि सिमिलर लोकेशन लीड्स टू सिमिलर मोड ऑफ लाइफ, मतलब एक तरह का अगर लोकेशन है तो एक तरह का वहाँ का जीवन शैली होगा, यानी एक तरह का कल्चर होगा, सिमिलर कल्चर होगा, सिमिलर कल्चर होगा। ये उन्होंने अपना जो सिद्धांत है उसमें इन्होंने कहा, है ना। अब ये हम कुछ समझते हैं कि जिसमें कि अभी कुछ नाम मैंने बताया कि जो फॉलोअर्स ऑफ द रैटजल है, जिसमें कि एलन चर्चिल सैंपल थी, बोमेन थे, ये सब थे, उनका चर्चा हम करेंगे आगे। पहले समझ लेते हैं कि इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या था, ये या ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या था। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव या ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, किस परिप्रेक्ष्य में यह जो दर्शन है वो कैसे डेवलप हुआ। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि जितने जो थियोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट के थे, थियोलॉजिकल मतलब जो टेलियोलॉजी थे, यानी उनका ये मानना था कि जो पृथ्वी का जो निर्माण हुआ है ये डिवाइन गॉड के माध्यम से, यानी ईश्वर के ने जो बनाया है उसका कुछ पर्पस है, और ये जो पर्पस है उस पर्पस में उनका जो क्रिएटर है, मतलब जो ईश्वर है, यानी जो डिवाइन है, वो कुछ सोच कर, यानी कुछ पर्पस के साथ इसे बनाया है, कोई पर्टिकुलर पर्पस है, और उस पर्पस में हर चीज़ें प्रभावित हो रही हैं अलग अलग चीज़ों से, जिसमें कि जो ह्यूमन का कल्चर है, जैसे डिफरेंट प्लेसेस में है तो डिफरेंट कल्चर्स है। और इसके जो एक और प्रमुख ये थे वो जैसे माल्थस का सिद्धांत है ना। माल्थस ने कहा कि जो पृथ्वी पर जो लोग हैं या जो पृथ्वी है या नेचर जो है वो खुद से कंट्रोल करता है। यदि हमारी जनसंख्या अगर बढ़ रही है तो पृथ्वी या नेचर ऐसा कुछ अपने से ब्रेक लगा देता है, यानी जैसे कैलेमिटी के रूप में कुछ आकस्मिक घटनाएं घट जाए या आपदा आ जाए, इस तरह से वो कंट्रोल करते हैं। तो यानी नेचर का कंट्रोल रहता है, टोटली कंट्रोल रहता है। ये चीज़ें इनका इस तरह से इसका विकास हुआ। उसके बाद जैसे जब डार्विन आया तो डार्विन का बायोलॉजिकल जो सिद्धांत ओरिजिन ऑफ स्पीसीज आया तो उसमें उन्होंने बताया कि सर्वाइवल। कार्ल रिटर इसके काफ़ी समर्थक थे। कार्ल रिटर के बाद इसमें जो फ्रेडरिक रैटजल आए, और रैटजल के बाद जो उनका जो अनुयायी है, या कह सकते हैं कि उनके जो छात्र थे या चेला थे, उसमें से एलन चर्चिल सैंपल हो गई, या फ्रेडरिक ग्रिफिथ टेलर है जो न्यू डिटर्मिनिज्म के बाद में स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म के लिए, हटिंगटन का जो सिद्धांत था, उन्होंने इस चीज़ को भी डिफाइन किया कि अलग अलग क्षेत्र का अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है ना। तो जो इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म था, यानी कि जो निश्चयवाद यानी प्राकृतिक निश्चयवाद जो आया, या पर्यावरण का या नेचर के द्वारा, उसमें जो ये बुक है ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज, इससे प्रभावित होकर बहुत सारे लोग प्रभावित हुए, और इतना ज़्यादा प्रभावित हुए कि उसमें से एक जो रैटजल के डायरेक्ट फॉलोवर जो थे एलन चर्चिल सैंपल, उनका एक बुक काफ़ी चर्चित बुक है, वो है इन्फ्लुएंस ऑफ जोग्राफिकल इन्वायरमेंट। एलन चर्चिल सैंपल है ना, एलन चर्चिल इसी सैंपल, ये इनका जो बुक है वो बुक है द इन्फ्लुएंस ऑफ जोग्राफिकल इन्वायरमेंट,
ये इतना बड़े सपोर्टर थे कि ये अपने जो ये ओपनिंग बुक, ये जो बुक है इनका, इस बुक में ओपनिंग पारा ही शुरू करती है कि मैन इज द प्रोडक्ट ऑफ अर्थ सरफेस। Man is the product of earth's surface. This means not merely that he is the child of the earth, dust of her dust, but the earth has mothered him, shaped him, tasked and directed his thought, and confronted him with difficulties. ये इनका ओपनिंग पैराग्राफ था। इसका मतलब ये हुआ कि मानव न केवल पृथ्वी के बच्चे हैं, बल्कि ये जो मदर अर्थ है ये इसको नर्चर की है, इसका पालन पोषण की है, और पालन पोषण करने के साथ साथ उसको जो विचार दिए और साथ में कुछ चैलेंजेस भी दी हैं, है ना, जिस चुनौतियां भी दी हैं, और उन चुनौतियों के समाधान के लिए उसे कुछ हिंट भी बता रही, और मानव उसमें से एडजस्ट करके अडॉप्ट करता है और फिर वो उससे समाधान ढूंढता है। उदाहरण इन्होंने बताया कि जैसे कि जो पर्वतीय क्षेत्र के लोग हैं, जहाँ की ऊंचाई पर जाना आना है काफ़ी, उनका जो पैर का मसल्स है वो इतना ज़्यादा मजबूत है कि वो उससे काम ले रही हैं, जबकि उनका जो हाथ है या चेस्ट है वो उतना मजबूत उसके तुलना में नहीं रहा। जबकि प्लेन में जहाँ की बाढ़ आ रहा है वहाँ के जो लोग हैं, नाविक है, उनका हाथ काफ़ी मजबूत है, क्योंकि वो हाथ से अपने पतवार चलाते हैं, तो उसके कारण से वो काफ़ी मजबूत हो गया है। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल से जो अमेरिकन जोग्राफर जो डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच के या सपोर्टर थे, उसमें जैसे कि अभी एलन चर्चिल सैंपल का तो चर्चा किया ही मैंने, हंटिंगटन का किया, उसके बाद मैकेंडर, ये भी सपोर्टर थे, चिसहॉल, ये सब डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच के लोग हैं। डेविस, WM डेविस का नाम पहले ही बताया है, जिसमें साइकिल ऑफ इरोजन उन्होंने बताया। बॉमेन, रॉबर्ट मिल, गेट्स, कार्लोस सावर, है ना, हर्बर्टसन, टेलर, ग्रिफिथ टेलर, एटसेट्रा। ये सब जो जोग्राफर हैं, ये सब डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच के थे, यानी इनका मानना था कि प्रकृति जो है वो कंट्रोल करते हैं और मानव जो है वो पैसिव एजेंट है, वो कुछ नहीं कर सकता है। जैसा प्रकृति कहते हैं वो वैसा ही वो करता है, यानी उसके अगेंस्ट नहीं जा सकता है, जैसा कि डिफरेंट होता है। लेकिन इसकी आलोचना भी हुई। ऐसा नहीं है कि ये जो डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच था इसे ही माना गया। जब ये 19वीं सेंचुरी के लास्ट हुई, यानी ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इस पर काफ़ी अटैक होने लगा। अटैक इन द सेंस कि लोग क्वेश्चन करने लगे कि उनका ये मानना था कि यदि डिटर्मिनिस्टिक यानी नेचर ही जब कंट्रोल करता है और अगर सिमिलर जो लोकेशन है वो सिमिलर मोड ऑफ लाइफ को लीड करता है, तो ऐसा क्यों है कि एक ही इन्वायरमेंट में दो डिफरेंट कम्युनिटी का जो मोड ऑफ लाइफ है वो डिफरेंट कैसे है। जैसे उदाहरण उन्होंने बताया कि कश्मीरीज और बकरवाल वो एक ही इन्वायरमेंट में, कश्मीर जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं, तो बकरवाल का जो लाइफ स्टाइल है या उसकी जो संस्कृति है वो बिल्कुल डिफरेंट है, वो नोमैडिक टाइप का है। जबकि जो कश्मीरी है जो वैली में रह रहे हैं और उस क्षेत्र में रह रहे हैं, उनका मोड ऑफ लाइफ बिल्कुल डिफरेंट है। उसी तरह नेपाली और
खासिस जो ये भी माउंटेनियस रीजन में है, उनका लाइफ स्टाइल बिल्कुल अलग है ना। यानी इससे ये लोग क्वेश्चन करने लगे कि अगर ऐसा है कि एक ही तरह के मतलब एक ही इन्वायरमेंट में अगर लोग हैं और उनका मोड ऑफ लाइफ सेम होना चाहिए, तो फिर ऐसी भिन्नता क्यों है। दूसरा उदाहरण उन्होंने और भी दिया, ये दिया कि जैसे कि जो थारू है और जो सिख है, जो तराई हिमालय के तराई एरिया में है ना, थारू हम यूपी में जानते हैं, तो यहाँ पर जो है दोनों का जो कल्चर है वो बिल्कुल डिफरेंट है। क्यों है फिर? अगर सेम इन्वायरमेंट में सेम मोड ऑफ लाइफ और सेम कल्चर होता तो ये फिर दोनों का में डिफरेंसेस क्यों है। तो ये सब जो प्रश्न उठने लगा कि ऐसा क्यों है, तो ये एक नई फिलॉसफी, एक नया दर्शन का तब वहां से जन्म लेना शुरू हुआ। और इसमें जो प्रमुख आलोचक थे स्पेट महोदय थे, ओके स्पेट। इन्होंने कहा कि जो हम लोग जो डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच में है वो उसमें ओवर जनरलाइजेशन कर दिए, बहुत सिंप्लीफाइड कर दिए चीज़ों को, जबकि ऐसा नहीं है। बहुत और भी दूसरे कारण हैं जो प्रभावित करते हैं, या लोगों का विचार या व्यवहार, आचार विचार, खान पान, ये सब चीज़ें इतना सिंपल नहीं है, इतना साधारण नहीं है कि सिर्फ वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वही उसको डिटरमिन करे। तब एक नई दर्शन की उत्पत्ति होती है, जिसको हम संभववाद के नाम से जानते हैं। तो चर्चा करते हैं संभववाद क्या है और इसके फिर प्रवर्तक कौन कौन थे, है ना, इसको भी समझेंगे। और फिर संभववाद के बाद क्या दोनों में सामंजस्य हुआ कि नहीं हुआ, इन चीज़ों को फिर चर्चा करते हैं आगे। ठीक है, तो यहाँ तक तो था कि जो निश्चयवाद क्या है, निश्चयवाद में के प्रवर्तक कौन कौन थे और उसमें उनकी फिर आलोचना कैसे होने लगी, ये इन चीज़ों को फिर लास्ट में हम इस कंपैरिजन दोनों का समझेंगे और इसकी आलोचना को समझेंगे। निश्चयवाद का जो कट्टर आलोचक जो थे वो स्पेट महोदय ने इस पर काफ़ी प्रहार किया। उन्होंने कहा कि कोई इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म होता नहीं है, बिना मानव का, बिना मनुष्य का हम किसी इन्वायरमेंट की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से उन्होंने इस पर काफ़ी प्रहार किया और एक नया दर्शन जो संभववाद है उसकी उत्पत्ति हुई, जिसको जो यह पॉसिबिलिज्म या संभववाद है या इन्वायरमेंटलिज्म के रिएक्शन में, इसके रिएक्शन में इस दर्शन का या इस विचार का की उत्पत्ति हुई, जिसमें कि इन्वायरमेंटलिज्म में क्या था कि जो ओवर जनरलाइजेशन किया गया था, बहुत सिंप्लिसिटी किया गया था कि एक ही तरह के इन्वायरमेंट में एक तरह का जो मोड ऑफ लाइफ है या एक तरह का कल्चर है वो होता है। तो जो संभववाद के प्रवर्तक थे वो इसे नहीं मानते थे। उनका कहना था कि ऐसा नहीं है और मानव जो है वो अपने प्रयत्नों से या अपने क्षमता से वो इन्वायरमेंट के ऊपर भी कंट्रोल कर सकता है और बहुत हद तक उसने अपने, जिसे आज के दौर में हम देख पा रहे हैं कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम जो इन्वायरमेंट का कंट्रोल है उसको कम कर पा रहे हैं और उससे ओवरकम हो रहे हैं। लेकिन यह जो टर्म है पॉसिबिलिज्म का जो टर्म है, पॉसिबिलिज्म या संभववाद, इसके यह जो टर्म कॉइन किए वो थे फेवरे। ये एक हिस्टोरियन थे, है ना, हिस्टोरियन थे लूसियन फेवरे। लूसियन
है ना, हिस्टोरियन थे असल में ये लुसियन फेवरे। यह पूछ देता है कि इसके या जो शब्द है या पॉसिबल के ये इसके किसने कॉइन किया, इस टर्म को किसने कॉइन किया। तो आपको याद रखना है लुसियन फेवरे के हिस्टोरियन थे, इन्होंने इस टर्म का कॉइन किया और उन्होंने ये बताया कि जो संभव है, मतलब उनका कहना था कि देयर इज नो नेसेसिटी बट देयर इज एवरीवेयर पॉसिबिलिटीज, यानी कि हर जगह पर कुछ न कुछ कोई संभावनाएं हैं और वो संभावनाएं मानव अपने अपने पुराने अनुभव के आधार पर उन चीज़ों को कर सकता है। उसमें जो विडाल डी ला ब्लासे थे ये इन्वायरमेंटलिज्म को रिफ्यूट करते हैं, मतलब उसको नकारते हैं और उनका कहना था कि देयर इज नो, जो उनका जो विचार था उसमें उनका कहना था कि देयर इज नो डिटर्मिनिज्म बट देयर इज नो लिमिट बट देयर इज एवरीवेयर देयर इज ए पॉसिबिलिटी, यानी कि हर जगह संभव है, कोई चीज़ लिमिट नहीं है, यानी कि जो नेचर है वो लिमिट नहीं कर सकता है, वो हमें रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता है, वो हमें बांध नहीं सकता है, हम उसे उस चीज़ को वहाँ हर जगह अपनी संभावनाएं हैं और इसके समर्थन में उन्होंने बहुत सारे अपने आर्गुमेंट दिए और आर्गुमेंट के आधार पर उन्होंने कहा कि जो जैसे कि इक्वेटर है, इस इक्वेटर के दोनों तरफ जो क्षेत्र है, जोन है, वो एक जैसा है, मतलब सिमेट्रिकल है, यानी कि वहाँ, लेकिन दोनों जगह के जो लोग हैं वो उनका जो रिएक्शन है या प्रतिक्रिया है वो दोनों अलग अलग होता है, क्योंकि वहाँ अलग अलग संभावनाएं हैं। तो इस तरह से ये इसको रिफ्यूट करते थे। तो यहाँ जो फ्रेंच स्कूल ऑफ थॉट है, ये इसके जो जितने भी जोग्राफर थे ये सब ज़्यादातर लोग पॉसिबल या संभववाद के समर्थक थे। उसमें ब्रून्स एक है, वो भी इसके समर्थक में थे या समर्थन में थे। उनका कहना था कि जो नेचर है, नेचर इज नॉट ए मैंडेटरी बट देयर इज ए परमिसिव है, मतलब वहाँ पर संभावना है या उसको वो परमिशन देता है। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जैसे कि डिटर्मिनिज्म के जो समर्थक थे उनका ये मानना था कि मैन इज ए पैसिव एजेंट, लेकिन पॉसिबिलिस्टिक के अप्रोच के जो प्रवर्तक थे या जो उनके समर्थक थे, उनका कहना था कि मैन इज ए एक्टिव एजेंट, है ना, एक्टिव एजेंट, यानी कि ऐसा नहीं कि जो इन्वायरमेंट है वो जिस तरह से हमें संभावनाएं या चुनौतियां दे रही हैं या जो चीज़ें कर रही हैं वो उसी तरह से हम उसको पैसिवली रिएक्ट करते हैं, ऐसा नहीं है। हम अपने सोच विचार या अपनी क्षमताओं से या अनुभव से उसमें संभावनाएं तलाश करते हैं और हर जगह संभावनाएं खुली हुई है। जैसे कि उदाहरण के लिए कि जो जहाँ सिक वाले क्षेत्र में या फ्रिजिड जोन में जहाँ की किसी तरह के वनस्पति या खेती करना संभव नहीं है, लेकिन तकनीक के माध्यम से मानव वहाँ भी खेती कर सकता है। या रेगिस्तान है तो वहाँ पर कृषि नहीं हो सकता है, लेकिन तकनीक के माध्यम से ये चीज़ें देखी जा रही है कि वहाँ हम उससे कर पा रहे हैं। यानी हमारा जो टेक्नोलॉजी जैसे जैसे डेवलप हो रहा है तो हम जो प्रकृति का कंट्रोल है उससे हम उसके बाहर जा रहे हैं, मतलब उस पर हम ओवरकम कर रहे हैं, यानी कि हम डिपेंडेंट नहीं रह रहे हैं, है ना। यानी जैसे कि अगर कुछ क्षेत्रों में जैसे वर्षा पर निर्धारित है तो वहाँ उसी तरह की कृषि होगी, लेकिन हम अपने तकनीक के माध्यम से दूसरे क्षेत्रों में भी
उन कृषि को कर सकते हैं जहाँ की वो उस तरह का क्लाइमेट नहीं है, फिर भी कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से जो संभववाद के जितने प्रवर्तक थे उनका मानना था कि मानव में वो चूंकि विवेक है और उनमें संभावना है, वो रिएक्ट करता है, तो वो अपनी संभावनाएं तलाश लेती है। ये था कि संभववाद, इस तरह से संभववाद का जो विचार है या दर्शन है ये आगे बढ़ा और इसी तरह से कि सिमिलर नेचर में, कि एक तरह का नहीं है, वहाँ अलग अलग जो डिसिमिलरिटी है, जैसे कि देखा गया कि एक ही क्षेत्र में के लोग, अलग अलग कम्युनिटी हैं, वो अलग अलग तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, यानी उनका जो लाइफ स्टाइल है या मोड ऑफ लाइफ है वो चेंजेस है, अलग है ना। तो ये सब चीज़ें कैसे संभव हो पा रहा है, वो उनकी अपनी क्षमताओं के अनुसार, यानी मानव के क्षमता के अनुसार, यानी हर जगह संभावनाएं उपलब्ध हैं और वो संभावनाओं का जो एक्सप्लोरेशन है या उस चीज़ को हम किस तरह से देखते हैं, ये निर्भर करता है कि हमारे पुराने अनुभव कैसा रहे या हमने क्या अपना सीखा है, उसके आधार पर हम वहाँ उस चीज़ों को संभव कर पाते हैं। लेकिन इनका ये भी मानना था कि ऐसा नहीं कि हम टोटली जो प्रकृति है उसके कंट्रोल को एकदम टोटली ओवर रूल नहीं कर सकते हैं, सरपास नहीं कर सकते हैं, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ लिमिटेशंस रहता है और उस लिमिटेशन के अंदर ही हम अपनी संभावनाएं कर सकते हैं, है ना। ये चीज़ें भी ये इनके जो प्रवर्तक थे ये इस चीज़ को मानते थे कि ऐसा नहीं कि टोटली हम एकदम ये कह सकते हैं कि बिल्कुल ही इसको हम सरपास कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमारे पास अगर टेक्नोलॉजी बहुत है और हम कुछ भी कर सकते हैं, और आप अभी जो मॉडर्न टाइम है इसमें आप देख सकते हैं कि हम लोग समुद्र में आर्टिफिशियल आइलैंड बना ले रहे हैं, वहाँ ऊंचे ऊंचे इमारत बना ले रहे हैं, ये सब संभावनाएं कर ले रहे हैं, लेकिन उसकी भी एक लिमिटेशन है, उस लिमिटेशन के बियॉन्ड नहीं जा सकते हैं। वो अगर जाएंगे तो वहाँ हमें फिर कठिनाई होगी बहुत सारी। जैसे कि अगर हम बड़ा बड़ा डैम बना लें और ऐसे क्षेत्र में प्रकृति नहीं अलाउ करता है, जैसे सपोज कि उदाहरण के लिए हम यहाँ टिहरी गढ़वाल या जो हिमालयन रीजन है, यहाँ का जो बड़ा बड़ा डैम बनाया जा रहा है, तो उससे क्या हो रहा है कि वहाँ के जो पर्यावरण यानी भू संतुलन जो है, आइसोस्टेसी है, उस पर प्रभावित पड़ता है। आइसोस्टेसी में हम जानते हैं कि भू संतुलन करता है, तो वो क्या होता है कि वहाँ एक भूकंप आने की संभावना बन जाती है, और अगर ये आता है तो ये तोड़ देगा, यानी प्रकृति उसको एक लिमिट तय किया कि इस लिमिट से ज़्यादा आप नहीं जा सकते। तो इस निश्चयवाद या नियो डिटर्मिनिज्म, है ना, या नव निश्चयवाद, ये क्या कहता है, नव निश्चयवाद क्या कहता है, ये दोनों के सामंजस्य को लेकर चलता, यानी इनका कहना है, और इसमें जो प्रमुख थे वो थे ग्रिफिथ टेलर, है ना, ग्रिफिथ टेलर। इनका कहना था कि पृथ्वी हमें या प्रकृति जो है, प्रकृति हमें एक लिमिट तय करता है। जैसे कि हम लोग जो ट्रैफिक लाइट है, उस ट्रैफिक लाइट में क्या करता है कि जो सिग्नल है, ट्रैफिक का सिग्नल, उसमें क्या करता है, जब हम स्पीड में चल रहे तो ट्रैफिक का लाइट जल गया तो रुके फिर चले, यानी स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, इसके नाम से भी इसे जाना जाता है, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। यानी कि आप रुकिए और फिर चलिए, यानी हम अगर डेवलपमेंट कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, यानी प्रकृति के ऊपर जो कब्जा कर रहे हैं या अलग अलग चीज़ें का विकास कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि आप एब्रप्टली करें और उसका हम एक खमियाजा भुगतना पड़ेगा। जैसे कि अभी हम देख पा रहे हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग का एक समस्या आ गया, तो ये क्या है, प्रकृति हमें वार्न कर रही है। अगर हम नहीं मानते हैं तो वो
प्रकृति हमें अलग अलग स्वरूप में, कैलेमिटी के रूप में, या चाहे साइक्लोन है या बाढ़ है, सूखा है, इस रूप में उसका आपदा हमें आएगा और वो फिर से कंट्रोल करेगा अपना, है ना। तो इस तरह से ये स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म कहते हैं, आप रुकिए, सोचिए, समझिए और फिर आगे बढ़िए। तो इस तरह से हम देख पाते हैं कि जो निश्चयवाद डिटर्मिनिज्म है, पॉसिबिलिज्म है, और जो नियो डिटर्मिनिज्म है या स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म है, इनका क्रमिक विकास हुआ और इन दोनों के बीच में एक सामंजस्य बैठाने का प्रयास किया गया डिटर्मिनिज्म वर्सेस पॉसिबिलिज्म में। तो ये जो डायकोटोमी था, है ना, डायकोटोमी या डुअलिज्म जो कर सकते हैं आप, द्वैतवाद, इसमें इस दोनों का अपना अपना स्थान है। तो हम संक्षेप में कह सकते हैं कि जो प्रकृति है उसका भी अपना रोल है और मानव है उसका भी अपना रोल है, और इन दोनों का जब सामंजस्य होगा तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। अन्यथा हमें ये नहीं कर सकते हैं कि पूर्ण रूप से जो प्रकृति है वही कंट्रोल करे। अगर वो कंट्रोल कर लेता है और उसी को हम मान लेते हैं, पैसिव रहते हैं, तब तो हमारा डेवलपमेंट नहीं होगा। और अगर हम डेवलपमेंट बहुत करते हैं, विकास बहुत करते हैं, उसको नहीं मानते हैं, तो हमारा जो कैलेमिटी के रूप में या अन्य प्राकृतिक आपदाओं के रूप में हमें उसको झेलना पड़ेगा। तो ये था ओवरऑल डिटर्मिनिज्म वर्सेस पॉसिबिलिज्म का जो टॉपिक था। इससे आप समझ पाए होंगे, उम्मीद करते हैं। मैंने इसे सरलता के रूप में बहुत सारी चीज़ों को समझाने का प्रयास किया। तो आपने मेरे वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से दूसरे टॉपिक पर और भी डिस्कशन हम लोग करेंगे। थैंक यू।